नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका लास्ट चैप्टर चल रहा है और इसके बाद आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम हुई है, तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पे मैंने पवन की पूरी बुक फोर्थ सेमेस्टर की मैंने यहाँ पे करा दी है, A to Z सॉल्व करा दिया है। 2 से 3 वीडियो और बचे हुए हैं, जिनको मैं बहुत जल्द ही आपके लिए अपलोड कर दूंगा। लगभग आपका 5 तारीख तक कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। इसके बाद आपका 12 तारीख को पेपर है, तो आपको 7 दिन रिवीजन के लिए मिलेंगे, तो आप इसको अच्छी तरीके से रिवीजन भी कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे बताता चलूँ आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो जो पवन की बुक है या आप मॉडल पेपर ले रखे हो, तो उसमें जो आपका टिग्नोमेट्री का सेक्शन है, उसके बाद जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को आपको गहनता से पढ़ना, अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इधर से बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। और लगभग मैं बता रहा हूँ 25 नंबर में से कम 17 से 18 नंबर आपके इधर से ही फंस रहे होंगे। और स्टार्टिंग वाले में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको वहाँ पे बहुत कम समय मिलता है, 1 घंटा मिलता है। बच्चों का किसी का तो टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता है, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आपको डिटेल में अगर ये आप पढ़े होगे तभी आप कर पाओगे। अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो देख देख के आपने कभी प्रैक्टिस नहीं करी है, तो वहाँ पर आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये मैं पहले से ही आपसे कह दे रहा हूँ। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को समझना है, तभी आप कर पाओगे, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी वीडियोस आप देख सकते हो, बहुत जल्दी ही देख सकते हो, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर कराया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, ये आपका क्वेश्चन है। इससे पहले के क्वेश्चन सभी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक व्रत है और व्रत के अंतर्गत हमने एक चक्री चतुर्भुज बनाया हुआ है ABCD। ठीक है, तो ABCD एक चक्री चतुर्भुज हमने बनाया हुआ है, एक व्रत है उसके अंदर हमने बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक व्रत है और व्रत के अंदर आपका चक्री चतुर्भुज ABCD बना हुआ है। ओके, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने जो विकर्ण खींचे हैं वो आपके AC और BD हमने विकर्ण खींचे हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका AC रहा, ये आपका AC विकर्ण है और ये आपका BD विकर्ण है। ठीक है, तो ये दोनों आपके विकर्ण हैं आपस में। अब यहाँ पे आपको एंगल्स दे दिए गए हैं कि ACB जो एंगल है वो 52 अंश का है, और आपका यहाँ पे जो BAC है वो आपका 48 अंश का, जैसा आप फिगर में देख सकते हो, ये आपका 48 अंश का है और आपका C आपका 52 अंश का है। अब ये कह रहे हैं तो हमको ADC बताइए। ADC आपको एंगल बताना है, यानी जो एंगल ये D वाला है, इस एंगल को आपको बताना है। तो पहले हम कहाँ जाएंगे, पहले हम इसका सॉल्यूशन नहीं देखते और यहाँ पे मैं इसको पहले सॉल्व करता हूँ। तो पहले मैं इस त्रिभुज में जाऊंगा। जैसे त्रिभुज आप देखेंगे यहाँ पे, तो ABC त्रिभुज देखिएगा, तो AB और ये आपका C, इस त्रिभुज में हम गए। ठीक है, इस त्रिभुज में हम गए और इस त्रिभुज में गए, तो हमको ये B एंगल निकालना है। ठीक है, तो B एंगल निकालते हैं। तो B एंगल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन सभी अगर एंगल्स को जोड़ो, जैसे एंगल A, एंगल B, एंगल C, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों कोणों का त्रिभुज का योग जो होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ पे A हमको मालूम है कि 48 अंश का है। ठीक है, B हमको पता नहीं है क्योंकि B तो हम निकाल ही रहे हैं। प्लस में आपका एंगल C आपको पता है कितना है, 52 अंश का है, बराबर में 180 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, तो ये 52 और 48 हो गया 100। तो कोण B बराबर निकालोगे तो 180 अंश में से उधर जाके माइनस का हो जाएगा 100, तो 100 घट जाएगा, यानी जो कोण B आया वो आपका 80 अंश का आया। कौन सा आया, B कोण जो है वो आपका 80 अंश का है। ठीक है, 80 अंश का कोण है। तो ये D कितने का होगा, तो D आपका होगा 100 का। कैसे कह दिया 100 का होगा, क्योंकि त्रिभुज जो चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के कोण 180 अंश के होते हैं। क्योंकि ये चक्री चतुर्भुज है, तो आपका जो D एंगल है वो आपका निकल के आएगा 100 अंश का। ठीक है, इस तरीके से आप इसको निकाल लोगे, बहुत आसानी से निकल जाए, कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। परंतु यहाँ पर इन्होंने जो क्वेश्चन किया हुआ है, ये कह रहे हैं कि D एंगल हम निकाल रहे हैं और AC और D ये मिलाकर 180 अंश होगा। तो आपका तो होगा 180 अंश, पर आपको ये एंगल आपको पता थोड़ी ना है, जो कि आप इस तरीके से निकाल लोगे। तो यहाँ पर इनकी एक मिस्टेक है, वो मैं मिस्टेक यहाँ पे सुधार देता हूँ। इस D की जगह आप B कर लीजिए। ठीक है, और जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ भी D लिखी हुई है वहाँ पे आप B करिए, B करिए। ठीक है, B करिए यहाँ पे, जैसे B करोगे और B करने के बाद आपको B जो आएगा आपका 80 अंश का आएगा। यही आपको करना है। इन्होंने एंगल उल्ट मतलब इन्होंने मिस्टेक कर दी है। D अगर ये पूछते तो इनका 100 जाता। ठीक है,
इस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं होगा तो ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो गलत लिखा हुआ है, या डी की जगह आपको बी कर लेना है, ठीक है। तो तब आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम तो है नहीं आपको, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा गया है देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है एक चक्री चतुर्भुज ABCD है, और जिसमें कोण जो आपका बी है वो 95 अंश का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में 95 अंश का है। कोण डी का मान याद करना है आपको, और यहाँ पर ए बराबर में सी दिया गया है, यानी ए का जो एंगल होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। तो इनको तो आप देख सकते हो, आसानी से समझ सकते हो कि ये जो दोनों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। और जबकि ये दोनों बराबर के हैं तो दोनों कितने कितने के होंगे, 90-90 के होंगे। कितने के होंगे, 90-90 के होंगे ये, ठीक है। यहाँ पे ये 95 अंश का है, तो ये डी कितने का होगा, तो डी आपका 180 अंश में से घट जाएगा। 180 अंश में से घट गया आपका डी, ये 95 घट जाएगा। तो 95 घट जाएगा तो इधर से 5 बच गया, और इधर से आपका 8 बच गया। तो 85 अंश का ये बच गया। तो आपके सामने निकला है कि नहीं निकला है। इस तरीके से लिखने का तरीका क्या है, तो लिखने का तरीका तो नॉर्मल है, देखिए लिख सकते हो आसानी से। यहाँ पे देखिए कोण बी लिखोगे प्लस में कोण डी लिखोगे बराबर में 180 अंश, ठीक है, 180 अंश हो गया। अब यहाँ पे कोण बी का वैल्यू आपको 95 पता है, तो कोण इधर डी रहने दो, बराबर में 180 अंश माइनस का कोण बी, ठीक है। कोण डी बराबर 180 अंश माइनस का 95 अंश। अब 95 अंश तो देख किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए पहले 80 गया, 100 बच गया, 100 में से 15 हो जाना है, तो आपका 85 बच जाएगा, 85 अंश। तो कोण डी का वैल्यू तो आ गया आपका 85 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा था कोण जो आपका ए है कोण सी है, ये दोनों बराबर हैं। तो बराबर हैं तो यहाँ पे पहले ऐसे लिख सकते हैं, इसे ए प्लस कोण सी बराबर में 180 अंश। क्यों, क्योंकि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आप लिख दीजिएगा सामने इसके कोष्टक में लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से कोण ए प्लस यहाँ सी की जगह भी ए रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो हम इसकी जगह इसको भी रख सकते हैं 180 अंश। तो ये हो गया 2 कोण ए, सॉरी इसे सही से लिख दूं पहले, देखिए यहाँ पे 2 कोण ए बराबर 180 अंश, ठीक है। अब यहाँ से 2 से काट दो तो ये कट जाएगा कितने बार, तो कोण ए बराबर आ गया 90 अंश। ए बराबर 90 अंश आ गया, तो इसका देखिए ये बी ए सी भी आपका 90 अंश का ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना इसलिए। तो इस तरीके से आप इसको कर लोगे, और इसी तरीका यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसको बराबर में लिखते जाना, देखिए लिखा भी हुआ है, चक्री चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होते हैं वो 180 अंश के होते हैं। देखिए चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए ए प्लस सी बराबर 180 अंश, और यहाँ पे लिखा हुआ है बी और प्लस डी बराबर 180 अंश। तभी इसके सामने चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, तो तभी बराबर में 180 अंश लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका ए निकल आया, और यहाँ पे आपका डी निकल आया, देखो, ठीक है। इस तरीके से लिख लेना, मैंने आपको लिखने का तरीका भी बता दिया है, आप आसानी से कर भी सकते हो, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल में ये लास्ट है आपका। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कहा हुआ है, कह रहा है कि एक वृत्त पर 2 बिंदुओं द्वारा लघुचाप दीर्घचाप बनाया गया है। तो जैसे मान लो कि इस तरीके से मैंने एक वृत्त बना दूं, और वृत्त बनाने के बाद इस पर जो चाप मारता हूं, देखिए यहाँ पे कह रहा है एक वृत्त पर 2 बिंदु हो। तो एक बिंदु ये मान लो, एक बिंदु आपका थोड़ा इसका साइड डाल लेता हूँ, देखिए। तो एक बिंदु ये आपका, एक बिंदु ये, तो इस तरीके से इन दोनों को मिला दिया हमने। दोनों को मिलाने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर, सॉरी इसको मैं इस तरीके से मिला देता हूँ। अब यहाँ पे 2 चाप बन गए। कौन कौन से चाप बन गए, तो मैं आपको देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो ऊपर आपका चाप बना, ये आपका दीर्घ चाप है, ये आपको दिख रहा होगा। ये कौन सा है, दीर्घ चाप में बना हुआ है। क्यों, ये दीर्घ चाप देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से ले जाएंगे, ये दीर्घ चाप हो गया कि नहीं हो गया, बड़ा सा चाप हो गया। और इधर आप अगर नीचे देखेंगे तो नीचे ये आपका छोटा चाप है, देखिए ये आपका छोटा चाप, ये, ठीक है। तो ये दीर्घ चाप और लघु चाप की बात कर दिया इसने। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि माना कि, सॉरी आगे क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं मैंने, ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। दीर्घ चाप की माप लघु चाप की माप की कितनी है, 3 गुनी है। दोनों चापों की माप बताइए। तो यानी जो मैं मान लेता हूं कि लघु चाप की माप x अंश है, तो दीर्घ चाप की कितनी होगी, 3x हो जाएगी।
क्योंकि 3 गुना है ना इसलिए, और दोनों को जोड़ोगे तो 360 अंश होगा। क्यों होगा 360 अंश? क्योंकि जो वृत्त बनता है उसका जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना वृत्त में, यानी जो अगर एंगल की बात करिए तो 360 अंश का बन जाता है इस पे, क्योंकि इसके अगर 4 भाग आप कर लो, जैसे इस तरीके से 4 भाग कर लो, तो ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, तो चारों जोड़ के कितने 360 अंश के होते हैं जब पूरा घूम जाते हैं सर्कल। तो यहाँ पे अगर जब आप एक एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 4 निम्मा 36, यानी एक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना, यह आपका आ जाएगा 90, और 3x का कितना हो जाएगा, तो 9 तिया 27, यानी लघु चाप का जो अंश होगा वो आपका 270 होगा, और सॉरी दीर्घ चाप का, और लघु चाप का आपका 90 अंश होगा। तो यहाँ पर ये जो बनेगा वो आपका इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दीर्घ चाप 270 का आया, लघु चाप आपका 90 अंश का आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब जो प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं क्या करूँगा, उनको मैं वीडियोस के माध्यम से अगले वीडियोस में बताऊँगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।